आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा रेप केस जहां 250 से भी ज़्यादा लड़कियों का रेप किया गया था। इस रेप केस के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो आज भी इस बारे में बात करना अवॉइड करते हैं। इस रेप केस को कभी भी प्रॉपर मीडिया अटेंशन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती थी कि यह मैटर पब्लिक हो, क्योंकि जो लोग इस रेप स्कैंडल में इन्वॉल्व थे वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। ये लोग कौन थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे और कैसे इन लोगों ने स्कूल और कॉलेज की 250 से भी ज़्यादा टीनेजर लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप किया, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। और आज की डेट में कोर्ट में इस केस का क्या स्टेटस चल रहा है ये भी पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन पाबरी और आज हम बात करेंगे अजमेर रेप स्कैंडल 1992 के बारे में। अजमेर की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली चिश्ती परिवार के कुछ लोग अपने इस पूरे रेप और ब्लैकमेलिंग ट्रैप में गरीब लड़कियों से लेकर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स तक की बेटियों को उलझा के रख देते हैं। ये चिश्ती परिवार वो परिवार है जो अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह के खदीम्स हैं, मतलब अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं। और हर साल लाखों लोग पूरे इंडिया से अजमेर शरीफ दरगाह में अपनी मन्नत लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है चिश्ती परिवार का अजमेर में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्टेटस है और ये लोग पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है। इस चिश्ती परिवार के 3 लोग, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, उस टाइम पे अजमेर में अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे और लोकली पॉपुलर होने की वजह से फारूक चिश्ती पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है और बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है। नफीस चिश्ती यूथ विंग का उप जिला अध्यक्ष बनता है और अनवर चिश्ती यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था और ये लोग पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अब एक दिन सावित्री स्कूल की 12th क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट अपने फ्रेंड से कहती है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती है। ये दोनों इस बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और उस लड़की का फ्रेंड उसे बताता है कि वो कुछ पॉलिटिशियंस को जानता है जो उस लड़की की पॉलिटिक्स में एंटर करने में, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली इधर फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती की बात की जा रही थी। अब मैं इधर अक्यूज के अलावा किसी विक्टिम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े दिन बाद ये लड़की अपनी छोटी बहन और उसी फ्रेंड के साथ स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर जा रही थी। तभी इनके साइड में एक वाइट कलर की कार रुकती है और इन्हें लिफ्ट ऑफर की जाती है। उस कार में बैठे थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती और क्योंकि ये लड़का पहले से इन लोगों को जानता था और फारूक और नफीस चिश्ती लोकली भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और पॉपुलर थे, ये लोग कार में बैठ जाते हैं जहाँ पे इस लड़की को पहली बार इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और नफीस चिश्ती इस लड़की को कुछ असाइनमेंट्स भी ऑफर करता है ताकि ये लड़की अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर सके। थोड़े दिन बाद बिल्कुल इसी तरह अनवर चिश्ती आता है, खुद को नफीस चिश्ती का दोस्त बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस लड़की को कुछ फॉर्म्स फिल करने के लिए कहता है। इस लड़की से इसकी पासपोर्ट साइज फोटोज भी मांगी जाती है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था पर थोड़े दिन बाद ये लड़की अपने स्कूल जा रही थी और फिर से फारूक और नफीस चिश्ती अपनी कार में इस लड़की के बस स्टैंड पर पहुँचते और इसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। अब क्योंकि ये लड़की भी इन लोगों को जानती थी तो वो लिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, पर इस बार इस लड़की को स्कूल ड्रॉप करने की जगह फारूक और नफीस चिश्ती अपने फार्म हाउस पे ले जाते हैं जहाँ पे अनवर चिश्ती और इशरात नाम का एक लड़का पहले से थे। नफीस चिश्ती इस लड़की को एक रूम में लेकर जाता है पार्टी ज्वाइन करने का डिस्कशन बताकर। रूम में जाने के बाद नफीस इस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, लड़की रेजिस्ट करती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दिन नफीस इस लड़की का रेप करता है और इस लड़की की प्राइवेट पिक्चर्स भी ली जाती है और इस लड़की को घर पहुंचाया जाता है डराकर कि अगर ये इस बारे में किसी को भी बताती है तो इसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा और इस लड़की की सारी प्राइवेट पिक्चर्स को भी पूरे शहर में लीक कर दिया जाएगा। इस लड़की को ब्लैकमेल करके थोड़े दिन बाद फिर से बुलाया जाता है। इस बार इस लड़की का मल्टीपल लोग रेप करते हैं और रेप करने के बाद इस लड़की से बोला जाता है कि अगर वो बचना चाहती है, अगर वो चाहती है कि उसकी न्यूड पिक्चर्स उसके फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स और पूरे अजमेर में लीक ना की जाए तो उस लड़की को उनके पास अपनी कोई फ्रेंड लेकर आनी होगी। अब ब्लैकमेलिंग और डर की वजह से इस लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो वो अपनी एक फ्रेंड को इन लोगों से मिलवाती है अपना फैमिली फ्रेंड बताकर और फैमिली फंक्शन के नाम पे इस लड़की को फार्म हाउस पे बुलाया जाता है। इसका भी रेप किया जाता है, इसकी भी न्यूड पिक्चर्स ली जाती है और इसको भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इस लड़की को फारूक के घर पे बुलाया जाता है जहाँ पे फारूक, नफीस और फारूक नफीस के दोस्त इसका रेप करते हैं। इनफैक्ट अब इस लड़की को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि इस लड़की को जहाँ पे भी भेजा जाएगा, जिसके साथ भी भेजा जाएगा, इस लड़की को जाना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इस लड़की की प्राइवेट पिक्चर्स को पूरे अजमेर में इस लड़की के फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स हर किसी में लीक कर दिए जाएंगे
और साथ में इस लड़की की छोटी बहन को भी किडनैप कर लिया जाएगा और उसके साथ भी यही किया जाएगा। और जब इन लोगों का इस लड़की से भी मन भर जाता है तो इस लड़की को भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो अपनी किसी और फ्रेंड को इन लोगों से मिलवाती है और फार्म हाउस पे लेकर आ जाती है तो इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा, उसकी प्राइवेट पिक्चर्स भी सब वापस कर दी जाएगी। ये लड़की भी अपनी एक दोस्त से इन लोगों को मिलवाती है और इस नई लड़की के साथ भी यही किया जाता है। पहले रेप किया जाता है, उसके बाद ब्लैकमेल करके इस लड़की से भी नई लड़की मंगवाई जाती और ये लड़कियों का रेप करके उनकी न्यूड पिक्चर्स के थ्रू उन्हें ब्लैकमेल करने की चेन बन जाती है, जिसमें अजमेर की 250 से भी ज़्यादा लड़कियां उलझती चले जाती है। ये लड़कियां मोस्टली सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सावित्री स्कूल की टीनेजर लड़कियां थी जो कि मेजरली अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जिनमें से कुछ लड़कियों के पेरेंट्स अजमेर की टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस भी होल्ड करते थे, पर फिर भी इन लड़कियों को बचाया नहीं जा सका। इनमें से 2 लड़कियों ने इस पूरे सेक्स स्कैंडल के बारे में एक पुलिस कांस्टेबल को बता भी दिया था और उन पुलिस कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर को भी बता दिया था और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया था कि ऐसा सच में हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। पर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और ये पता चला कि इस पूरे मैटर के पीछे चिश्ती फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस इन्वेस्टिगेशन को वहीं पे रोक दिया गया और अब इस मैटर में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। अब जब 1990s में अजमेर में ये सब कुछ चल रहा था तो स्मार्टफोन्स और डिजिटल कैमरास नहीं हुआ करते थे, तो इन लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स रील वाले कैमरास से ली जाती थी और इन रील्स को बाद में फोटो लैब्स में भेजा जाता था पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और फारूक चिश्ती और उसके गैंग मेंबर्स इन रील्स को फोटोज में कन्वर्ट करने के लिए महेश लोधानी और हरीश तोलानी के पास भेजते थे, जो अजमेर के 2 बड़े फोटो स्टूडियोज चलाया करते थे। और ये फोटो स्टूडियोज इन रील्स को फोटोज में कन्वर्ट करके इन पिक्चर्स को वापस फारूक नफीस और इनके गैंग मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिया करते थे। पर थोड़े टाइम बाद इन फोटो स्टूडियोज के वर्कर्स ने भी इन लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स की एक्स्ट्रा कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दिया था और इन लड़कियों को खुद से अप्रोच करके ब्लैकमेल करने लगे। अब ये वर्कर्स भी इन लड़कियों को उनकी न्यूड पिक्चर्स के बेसिस पे ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे और सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे। इनफैक्ट अब इन लड़कियों की फोटोज को बेचना चालू कर दिया था। अब एक ही पिक्चर की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती थी और इन्हें मार्केट में बेचा जाता था। और अब अजमेर में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स जिसके भी हाथ लगती थी वो इन लड़कियों को खुद अप्रोच करता था और इन्हें ब्लैकमेल करके या तो इन लड़कियों से पैसे मांगे जाते थे या फिर सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते थे। और ये सब अजमेर में काफ़ी ओपनली चल रहा था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इस सेक्स स्कैंडल में खुद इन्वॉल्व थे। फाइनली दैनिक नवज्योति, जो कि राजस्थान का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, उसको इस सेक्स स्कैंडल के बारे में पता चलता है और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलती है और इनमें से कुछ फोटोग्राफ्स में फारूक नफीस और कुछ और अक्यूज भी क्लियरली विजिबल थे। दैनिक नवज्योति के एक एडिटर दीनबंधु चौधरी इस सेक्स स्कैंडल को खुद अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और काफ़ी सारे एविडेंसेस भी गैदर कर लेते हैं। पर इस सेक्स स्कैंडल को खुद इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि ये सेक्स स्कैंडल कितने बड़े लेवल पे चल रहा है और ऑलरेडी कितनी सारी स्कूल और कॉलेज जाने वाली टीनेजर लड़कियां इस सेक्स स्कैंडल में फंस चुकी है। अब ये सब पता चलते ही दीनबंधु चौधरी पुलिस और अजमेर के सभी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाते हैं और अजमेर में होने वाले इस रेप स्कैंडल की सारी डिटेल्स देते हैं। पर कोई भी फारूक चिश्ती और उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इस बार भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब पुलिस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने के बाद दीनबंधु चौधरी को ये समझ आ जाता है कि अगर अजमेर की लड़कियों को इस रेप ब्लैकमेलिंग ट्रैप से बचाना है तो उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो इस रेप स्कैंडल को अपने न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति में कवर करेंगे और 22 अप्रैल 1992 को वो पहली बार इस रेप स्कैंडल की न्यूज़ पब्लिश करते हैं। इसके बाद दैनिक नवज्योति में 15 मई और 16 मई को फिर से इस न्यूज़ को पब्लिश किया जाता है, पर इस बार इस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में पब्लिश किया जाता है एविडेंसेस के साथ, मतलब उन विक्टिम्स की कॉम्प्रोमाइज फोटोज के साथ जिनमें उन विक्टिम्स का फेस ब्लर कर रखा था पर अक्यूज्ड क्लियरली विजिबल थे। दैनिक नवज्योति के बाद अजमेर का एक लोकल न्यूज़पेपर लहरों की बरखा, जिसको मदन सिंह चलाते थे, वो भी इस न्यूज़ को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों के सामने काफ़ी सारे एविडेंसेस लाकर रख देते हैं। अब ये सारी न्यूज़ देखने के बाद कि अजमेर में रेप स्कैंडल कितने बड़े लेवल पे चल रहा है, अजमेर की लोकल पब्लिक सड़कों पर आ गई और चिश्ती परिवार के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगी। अजमेर में उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी, चिश्ती परिवार के अगेंस्ट अजमेर की लोकल पब्लिक में इतना गुस्सा भर चुका था कि गवर्नमेंट को अब ये समझ आ चुका था कि दंगे होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अजमेर को 3 दिन तक पूरी तरीके से बंद कर दिया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। पर पुलिस अभी भी सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शंस ही ले रही थी। फारूक चिश्ती और उसके गैंग मेंबर्स के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा था।
क्योंकि उन विक्टिम्स मतलब जिन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका रेप किया गया था, उनमें से कोई भी आगे आकर पुलिस को कंप्लेंट या एफआईआर कराने से डर रही थी। पर अब फारूक चिश्ती और उसके गैंग मेंबर्स कॉन्स्टेंटली इन लड़कियों को धमकियां देके डरा रहे थे, जो भी लड़कियां एनजीओ के थ्रू या फिर खुद से हिम्मत करके आगे आना चाह रही थी, ताकि इन लोगों के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर ना की जाए। और फारूक चिश्ती के गैंग मेंबर्स जो भी न्यूज़पेपर से इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे, उनके एडिटर्स, जर्नलिस्ट और स्टाफ मेंबर्स को धमकियां देने लगे, स्पेशली दैनिक नवज्योति और लहरों की बरखा को। इनफैक्ट फारूक चिश्ती के गैंग मेंबर जिसका नाम था सवाई सिंह, उसने मदन सिंह को जान से मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि वो अपने न्यूज़पेपर लहरों की बरखा में इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे, इस न्यूज़ को डिटेल में पब्लिश कर रहे थे। और रिसेंटली 7 जनवरी 2023 को मदन सिंह के दोनों बेटों ने अपने पिता के मर्डर का बदला लेते हुए सवाई सिंह को भी जान से मार डाला और अब मदन सिंह के दोनों बेटे जेल में हैं। केस पे वापस आते हैं अब, क्योंकि ये स्कैंडल पब्लिक हो चुका था, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहकर भी इस मैटर को दबा नहीं सकती थी और ना ही अब इस मैटर को इग्नोर किया जा सकता था, क्योंकि अब अजमेर की लोकल पब्लिक इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग कर रही थी। तो अब फाइनली अजमेर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरि प्रसाद शर्मा को इस केस में सीक्रेट इंक्वायरी करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। हरि प्रसाद शर्मा सीक्रेट इंक्वायरी करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके 30 मई 1992 को इस रिपोर्ट को अजमेर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट कर देते हैं। और 30 मई 1992 को इस केस में पहली फॉर्मल एफआईआर इस रिपोर्ट के बेसिस पे अजमेर के गंज पुलिस स्टेशन में की जाती है। और इस एफआईआर के बाद अराउंड 30 लड़कियां हिम्मत करके आगे आती है कंप्लेंट करने, पर इन लड़कियों को फिर से धमकियां दी जाती है, इन लड़कियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है और इवेंचुअली इस केस में सिर्फ 2 ही लड़कियां एज अ कंप्लेनेंट रह पाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती को मेन अक्यूज्ड बताया जाता है 15 और अक्यूज्ड के साथ। मतलब टोटल 18 अक्यूज्ड का ट्रायल होता है अजमेर के सेशन कोर्ट में। और 6 साल के ट्रायल के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट 18 में से 8 अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। पर अजमेर सेशन कोर्ट फारूक चिश्ती को कोई भी सजा नहीं सुनाता है, क्योंकि फारूक चिश्ती फेक मेडिकल रिपोर्ट्स, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाकर खुद को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करवा लेता है इस केस में मेन अक्यूज्ड होने के बावजूद। और जिन 8 अक्यूज्ड को अजमेर सेशन कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है, वो राजस्थान हाई कोर्ट में अपील करते हैं और राजस्थान हाई कोर्ट 2001 में उन 8 में से 4 अक्यूज्ड को एक्विट कर देता है, मतलब बाइज्जत बरी कर देता है। फिर जो 4 अक्यूज्ड जो जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी पनिशमेंट को बहुत हार्श, बहुत कठोर बताते हुए उनकी सजा को कम करके 10 साल की इम्प्रिजनमेंट मतलब 10 साल की जेल की सजा सुनाता है। 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट फारूक चिश्ती को लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की सजा सुनाता है, पर 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट इस सजा को कम करके 2007 से फारूक चिश्ती ने जितनी भी सजा काट ली थी उतनी ही कर देता है और फारूक चिश्ती को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। इस केस में जिन लड़कियों को एज अ विक्टिम आइडेंटिफाई किया गया था, उनमें से ज्यादातर लड़कियों की पूरी फैमिली ने ही अजमेर छोड़कर कहीं और सेटल हो गए और इनमें से कुछ लड़कियों ने सुसाइड कमिट कर ली। इस केस से रिलेटेड हियरिंग्स आज भी अजमेर के पॉक्सो कोर्ट में चल रही है, जहां विक्टिम्स को टाइम टू टाइम बुलाया जाता है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और विक्टिम्स बार बार इस इंसिडेंट को याद करके ट्रॉमेटाइज होते हैं। इनफैक्ट दिसंबर 2021 में एक विक्टिम कोर्ट हियरिंग के दौरान फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि अब उन्हें कोर्ट क्यों बुलाया जा रहा है, इस इंसिडेंट को 30 साल हो चुके हैं और अब वो दादी बन चुकी है, तो उन्हें प्लीज अकेला छोड़ दिया जाए। ये विक्टिम ये भी कहती है कि अब उनकी फैमिलीज है और जब भी कोई पुलिस वाला उनके घर इस केस से रिलेटेड समन लेके आता है और उन्हें कोर्ट हियरिंग में बुलाया जाता है, तो आज भी हर बार उन्हें एम्बैरसमेंट अपनी फैमिली के सामने फेस करनी पड़ती है। एंड में मैं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ह्यूमंस की तरह बिहेव करना भी सीख लेना चाहिए। थैंक यू।